तो हम लोगों ने आज प्रोबेबिलिटी शुरू करनी है, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। और लास्ट चैप्टर को हर कोई थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ऐसा हिसाब नहीं है, क्योंकि लास्ट चैप्टर को अगर यानी इसको हम थोड़ा जल्दी खत्म कर देंगे तो जो थोड़ा बहुत समझ में आता वो भी नहीं आएगा समझ में। इसलिए इसको जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन इसको साथ साथ जरूर करना पड़ेगा सबको। जो बच्चे सोचेंगे कि हाँ 2 या 3 क्लास का इकट्ठे कर लेंगे, फिर तो मुश्किल है होना। तो प्रोबेबिलिटी को ऐसा समझ लो कि 9th 10th 11th की प्रोबेबिलिटी का सम करें डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, तब भी 12th की प्रोबेबिलिटी का डिफिकल्टी लेवल उससे ज्यादा ही है। 9th 10th 11th की मिला दें तब भी, तो 12th की प्रोबेबिलिटी को हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है ना। हर तरह से ट्विस्ट करके अलग अलग तरह से क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। एनसीईआरटी वाले जब क्वेश्चन एक बार कर चुकेंगे हम लोग, उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब हम एडिशनल करेंगे, आप उससे पहले एक बार पूरी एनसीईआरटी दोबारा करने की कोशिश करना, जब तक आपके माइंड में टॉपिक के फॉर्मूले और उसकी पहचान छप ना जाए कि हाँ इस टॉपिक के क्वेश्चन इस तरीके से हुआ करते थे, उनका फॉर्मूला ये था। जब आपके मन में ऐसा हो जाएगा ना, तब आप मान के चलना कि प्रोबेबिलिटी के मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं आपको, ठीक है ना। वरना थोड़ा सा परेशान तो कर देगी ये। समझ नहीं आता बच्चों को क्वेश्चन देख के ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के या उस टॉपिक का क्वेश्चन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है प्रोबेबिलिटी में, डिसाइड करना कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो क्वेश्चन को देख के जज कर लेंगे कि हाँ इसमें ये चीजें दे रखी हैं और ये पूछा, यानी ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी हमारी जो अगर हम देखें कितने टॉपिक्स में बटी हुई है 12th की, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ओके। दूसरा टॉपिक आता है हमारा इंडिपेंडेंट वाली इंडिपेंडेंट इवेंट प्रोबेबिलिटी, और थर्ड नंबर पे आती है फिर हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी, और फोर्थ पे आती है बेस थ्योरम। ये दोनों मिले जुले टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम मिले जुले वो हैं। इसके बाद आता है हमारा एक टॉपिक मीन एंड वेरिएंस इन प्रोबेबिलिटी। इसके बाद एक टॉपिक और भी था, 6th बर्नौलीज ट्रायल्स। वो सिलेबस से हट गया था पिछली बार, तो उम्मीद है इस बार भी हटा ही हुआ होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमें ये 5 करने हैं, जिसमें से देखो इसकी एक्सरसाइज पहली वाली है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की सेकंड एक्सरसाइज है, इन दोनों की मिला दें तो थर्ड एक्सरसाइज है, और इसकी है फोर्थ एक्सरसाइज। वो जो था बर्नौलीज ट्रायल वाली 5th थी, और फिर एक मिसलेनियस थी। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन था पहले, ठीक है। तो अगर हम देखें इसका डिफिकल्टी लेवल, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत कराता है हमको ये बेस थ्योरम। अगर हमने बेस थ्योरम को ठीक से समझ लिया, इसके फॉर्मूले को समझ लिया, इसके फॉर्मूले में जो चीजें गिवन होती है उन सबको समझ लिया, तो ये टॉपिक अक्सर एग्जाम में आता है बेस थ्योरम वाला, और ये आपको इससे भी आसान लगेगा फिर अगर ये समझ गए तो। और रही बात इसकी, ये तो आसान होता ही है। 11th क्लास में भी मीन और वेरिएंस पढ़े थे हमने स्टैट्स में, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है इसका, तो इसकी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन समस्या तब आती है जब सब इकट्ठे आते हैं, तब पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक का है, क्योंकि इसमें तो दिखता है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस बोल देता है, तो इसका तो कंफ्यूजन किसी को नहीं होता। इन सब में तो बाकी प्रोबेबिलिटी पूछता है वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तब डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है इसका क्वेश्चन है, इसका है, इसका है, इसका किसका है, ठीक है। प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि हमें क्वेश्चन को पढ़ते चल जाए पता है ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, इसकी तो टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करनी है, तो डाल दीजिए हेडिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हाँ, एक और है इंडिपेंडेंट से पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, यहां लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट प्रोबेबिलिटी, ये दोनों एक एक साइज के अंदर है, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर ये सारे टॉपिक है हमारे पास जो हमें पढ़ने हैं। इसकी एक्सरसाइज अकेली है, इन दोनों की एक है, इन दोनों की एक है,
इसकी अलग है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक एक है, मतलब इनकी, इन दोनों की मिला के एक है। एडिशनल करेंगे ना तो इसकी अलग होगी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, ऐसे करके, तभी तो प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होगी। तो डालिए हेडिंग, सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हैं पहले। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे कि नाम चल रहा है, पता है कुछ कंडीशन टाइप की है ना, और वो कंडीशन ऐसे लिखी जाती है, देखो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी A/B। किसी से स्कूल में हो गया ये चैप्टर डिवाइन लाइट में, डीएलएस, बस, है ना, ठीक है। तो देखो ये है लिखने का तरीका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, P/A/B। A/B मत बोलना, 12th के बच्चे अच्छे नहीं लगते ऐसे बोलते हुए, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। अब A/B में आपको इस A की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी। लैंग्वेज जब मिलेगी क्वेश्चन में तो लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा, तो बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज अकर्ड। यानी कि इन दोनों इवेंट्स में, ये दोनों इवेंट है A और B, इन दोनों इवेंट में जो अब होना है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, और वो ये है जो ऊपर लिखा होता है। और जो अपॉन में लिखा होता है ये वो इवेंट है जो इससे जुड़ा हुआ है लेकिन हो चुका है। आई बात समझ में? इसके होने से इसकी प्रोबेबिलिटी पे कुछ फर्क पड़ रहा होगा, तभी बोला गया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जब ये हो चुका। अगर इसके होने, जो बी है, इसके होने या ना होने से इसकी प्रोबेबिलिटी में फर्क ही ना पड़ रहा होता, तो इस फॉर्मूले में ये ए के साथ ना होता बी। आ रही है बात समझ में? जब इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा होता तो बी हो या ना हो, ए को क्या फर्क पड़ रहा, तो बी के साथ होता ही ना, ए के साथ बी होता ही ना फिर, लेकिन यहां फर्क पड़ रहा है। और इसका जो फॉर्मूला है हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है, देखो, जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे है, देखो। और ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है? दोनों में जो कॉमन है। अगर इसके होने से इसमें फर्क पड़ रहा है तो दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ जरूर होगा, ठीक है जी। तो ये है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। और क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। इस चीज को पहचानने का तरीका, इस चीज को, क्योंकि क्वेश्चन में बोलेगा तो है नहीं वो, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो बोलेगा नहीं, वो टॉपिक का नाम किसी क्वेश्चन में नहीं आएगा। वो बोलेगा सीधे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, या तो ये बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इतना इतना करके, या फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ इट इज नोन दैट बी इज इतना इतना, ऐसे करके। तो ये तीन चीजें हैं जिनसे आप पहचान सकते हो कि जो पूछा जा रहा है आपसे वो कंडीशनल का काम है। क्या? बी हैज अकर्ड, पहली बात। इफ इट इज नोन दैट वाली चीज से, या तीसरा क्या बोला मैंने? गिवन दैट। इन तीन चीजों का इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा आपको अगर वो क्वेश्चन कंडीशनल का होगा तो। और गिवन दैट वाली चीज या फिर इफ इट इज नोन दैट वाली चीज या फिर बी हैज अकर्ड, ये तीनों चीजें किसके लिए हैं? जो इवेंट हो चुका होता है उसके लिए। बात समझ में आ रही है? तो हमें अब वो इवेंट दो तो बना के देगा नहीं ए और बी, वो तो क्वेश्चन में केवल बताएगा आपको कि जैसे मान लो एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो एक इवेंट ए हो गया, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक दूसरी बात छेड़ देगा कि उनमें से 50 लड़कियां हैं, तो एक बी इवेंट बी हम खुद बनाएंगे, बी कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऐसे करके। तो ए और बी इवेंट हमें खुद बना के फिर जो पूछा होगा वो लिख के पहले ये ढूंढना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। जब हमें ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेंगे, और जो इवेंट हो चुका होता है उसकी प्रोबेबिलिटी भी पूछी होती है। ध्यान रहेगी बात। ए की प्रोबेबिलिटी कहीं नहीं निकालनी, देख लो। ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, जब बी हो चुका है तो आपको केवल ए इंटरसेक्शन बी और बी की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। ए की प्रोबेबिलिटी अकेले जो इवेंट ए बनाओगे उसकी प्रोबेबिलिटी अकेले कहीं नहीं ढूंढनी, कहीं इस्तेमाल नहीं है अकेले ए की प्रोबेबिलिटी का। फॉर्मूला नहीं खोलना इसका, ये ढूंढनी है वैल्यू पूरी। इवेंट ए पता होगा, इवेंट बी पता होगा, हम ढूंढेंगे उन दोनों में कॉमन कितना है, और जब कॉमन मिल जाएगा तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। फिर इसकी फॉर्मूले की कुछ वो हैं, कोरोलरी कहते हैं उसको। कोरोलरी यानी कि इसी फॉर्मूले से बनने वाले और 2-3 फॉर्मूले। एनसीईआरटी हम लोग सब लाए हैं, ठीक है। तो जरा इससे बनने वाला जो पहला फॉर्मूला है इसके बाद वो क्या है, A/B में ही मॉडिफिकेशन कैसे होंगे। अगर इस वाले फॉर्मूले की बात करी जाए, सुन लो,
ये किसी फॉर्मूले में इस्तेमाल होती है ना वैल्यू, ये वाली कौन से वाले में, पी ए प्लस पी बी वाला फॉर्मूला, जो पी ए यूनियन बी का होता था। तो उससे इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये आएगा क्या, और इन सबके नीचे पीबी है ही है, तो इसके नीचे भी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर लेना अगर ऐसा लगा तो, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन में कहीं पर आपको ऐसा दे दी जाए कि ए और बी दोनों डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, डिसजॉइंट वो हुआ करते थे जिनके बीच में कोई भी जॉइंट ना हो, और जब जॉइंट नहीं होता किसी दो चीजों के बीच में तो उनमें कुछ कॉमन नहीं होता फिर, और कॉमन नहीं होता तो ये वाली वैल्यू जीरो। तो यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो कितनी आएगी, जीरो। ऊपर वाली वैल्यू जीरो जाएगी, नीचे तो कुछ भी हो। फिर आई बात समझ में। एक और है, एक और फॉर्मूला है इसमें, प्रोबेबिलिटी ए के ना होने की, डैश मतलब ना होने के, ये डैश होता है या बार होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो, तो बस जैसे वो थी 9-10 में कह रहा था हमने, बारिश के होने की और बारिश के ना होने की दोनों की मिला दें तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाया करती थी। तो किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 में से माइनस कर दो उसके होने की प्रोबेबिलिटी। एक ही छोटा सा मामला। बस ये 3 फॉर्मूले हमें इस चैप्टर में इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं कहीं भी, हालांकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही होता है। और पिछली नॉलेज यानी प्रीवियस नॉलेज जो आपको 11th 10th में है प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी ऐसा होती है 0 से लेके 1 तक, बताइए। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती कभी भी। जितने भी इवेंट्स आएंगे यानी कि जितने भी आउटकम आएंगे किसी इवेंट के, उन सबकी प्रोबेबिलिटी जोड़ दें तो सम 1 आएगा, ठीक है ना। ये बेसिक बेसिक चीजें तो आपको पहले से पता होनी चाहिए और हमें इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। शुरू करें। सबसे पहला एग्जांपल पढ़ते हैं इस टॉपिक का, देखिए कौन सा है। एग्जांपल नंबर 1 देखो, सब कुछ गिवन है ए और बी की फॉर्म में। डायरेक्ट है ना पहला एग्जांपल, डायरेक्ट सब कुछ गिवन है, छोड़ दें पहले को। सेकंड पढ़ते हैं, पढ़ के बताइए कि क्या वो लिखने लायक है। सेकंड क्या बोल रहा है सेकंड में, ठीक है चलिए यहां से बढ़िया क्वेश्चन चालू होते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में बताइए एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, 2। मैं बनाता हूं पहले सैंपल स्पेस। अब आप मुझे बताइए सैंपल स्पेस क्या हुआ करता था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के कलेक्शन को सैंपल स्पेस कहते हैं, तो ऐसे लिख दिया उसे। अब एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो वो 2 बच्चे दोनों बॉय बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल गर्ल बॉय, नहीं गर्ल बॉय, और हाँ गर्ल गर्ल, यही ऑप्शन है ना 4 बस, ठीक है। अब ये पढ़ के बताइए प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी या फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कुछ है उस चीज को, क्योंकि जो चीज पूछी होती है वो ये होता है ए। तो ए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉयज, तो ए ले लेते हैं हम बोथ बॉयज को। और इफ इट इज नोन दैट गिवन दैट वाली चीज, तो बी ले लें उसको गिवन दैट यानी हो चुका इवेंट है वो, क्या बोला उसने, एटलीस्ट 1 बॉय। ऐसे आपको ए और बी डिसाइड करना है। अब इनके आउटकम इनमें से देखते हैं कौन कौन से होंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए बोथ बॉयज में ए में केवल एक ही तो आएगा, ये बी बी नहीं, ए की प्रोबेबिलिटी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था फॉर्मूले में ए की प्रोबेबिलिटी की टेंशन मत लेना, है ना। अब बी की बात करें, एटलीस्ट 1 बॉय में 3, एटलीस्ट 1 बॉय का मतलब कम से कम एक बॉय में 2 बॉय वाला केस भी आता है, तो केवल एक जीजी वाला केस नहीं आएगा, तीनों आएंगे यहां पर, सही है। तो हमें जरूरत पड़ती है इसकी प्रोबेबिलिटी की, तो लिख दें यहां पर प्रोबेबिलिटी बी की। 3 ऑप्शन दिख रहे हैं ना उसमें, और 4 टोटल हैं, 3/4 हो जानी चाहिए प्रोबेबिलिटी उसकी। फिर नंबर आता है हमारा किसका फॉर्मूले में, फॉर्मूले में ए इंटरसेक्शन बी है, तो ढूंढिए दोनों लड़के और कम से कम एक लड़का, इन दोनों में कॉमन होगा दोनों लड़के, यानी एक केस आएगा बी बी, और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर पूछ लें आपसे तो क्या 1/4 नहीं आनी चाहिए। अब आपके पास इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो दोनों हैं, तो आंसर आएगा 1/4 अपॉन में 3/4 यानी 1/3। आया कुछ समझ में। सबसे इजी एग्जांपल, क्वेश्चन को पढ़ के खुद डिसाइड करना है किसको ए लें किसको बी लें, बोलिए सही है। आगे बढ़ सकते हैं।
तो आंसर आ गया हमारा a/b का 1/3। अगला पढ़िए एग्जांपल नंबर 3। बताइए पढ़ के क्या दिया है, सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा। कार्ड वाला ही तो होगा, कार्ड नंबर्ड 1 से 10। तो सैंपल स्पेस जो बनेगा उसमें क्या होगा, 1 2 3 ऐसे करके 10 तक के नंबर हैं हमारे पास। ठीक है जी। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वाली चीज को ए बताइए और गिवन दैट वाली को बी। फाइंड द वाली चीज है इवन नंबर ऑन कार्ड। गिवन दैट क्या है, मोर देन 3, ये गिवन दैट है। बोलिए ठीक है, क्या सब लोग सहमत हैं? गिवन दैट वाली चीज और जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी है वो दोनों आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम। ठीक है, अब इसके हिसाब से एक की प्रोबेबिलिटी जरूरत नहीं है, लेकिन ए में ऑप्शन आएंगे कौन कौन से वो पता होने चाहिए। इवन नंबर ऑन द कार्ड 2 4 6 8 10, 5 ही होंगे ना वो। ठीक है, अब बी में देखो 3 से बड़े नंबर कौन कौन से होंगे, 4 5 6 से लेके 10 तक सारे होंगे। तो अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करी जाए अगर, तो 3 से बड़े भी हों और इवन भी हों, तो 4 6 8 और 10 ये नंबर आने चाहिए ना। ए इंटरसेक्शन भी मिल चुका। अब इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, तो 4/10। तो अगर अब आपको a/b की प्रोबेबिलिटी पूछें तो पूरे पहले तो आएगा ए इंटरसेक्शन बी 4/10 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी कितने थे, 3 से बड़े 7 होंगे ना, तो 7/10 यानी आंसर। बस, है ना सिंपल, आसान लग रहा होगा ना बिल्कुल। ये टॉपिक आसान ही है, ये टॉपिक आसान ही है। अगर आपने ए और बी इवेंट डिफाइन कर लिए तो फिर आगे का काम टेंशन नहीं देता कुछ भी। आज हमको ये खत्म करनी है पूरी एक्सरसाइज, ठीक है ना, ताकि घर पे आपको करने के लिए जब आप आओ तो एक्सरसाइज खत्म करके आओ अगली क्लास में। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ें, पेज मत पलटना, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, किताब नहीं है कि शगुन जोशी जी पे पीछे पढ़ो। मैंने तो अगला क्वेश्चन पढ़ने को क्या दिया। एग्जाम्पल नंबर है वो 4, और पढ़ के बताइए ए क्या बोला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ना, ए बताओ क्या है, 12th क्लास की लड़की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फिर गिवन दैट क्या है। अरे जम नहीं रही कुछ बात, ठीक से नहीं बता रहे तुम। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं, मुझे ये बता दो ए को क्या नाम दूं, बी को क्या नाम दूं, उसी पे निर्धारित है सारा क्वेश्चन। बी है कि वो गर्ल है, और ए क्या है फिर, लड़की कहाँ है, ध्यान से पढ़ो। ए में 12th का बच्चा बोला गया है बस। अगर तुम अगर तुम लड़की बोल अगर तुम ए में भी लड़की का नाम बोलोगे, बी में भी लड़की बोलोगे, तो फिर दोनों स्टेटमेंट इवेंट सेम हो जाएंगे। सारे मिलकर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ए और बी का नाम क्या क्या करें। मतलब व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी वाली चीज ए होती है, वो मिल नहीं रही। 12th का स्टूडेंट, तो यहां पे लिख दूं स्टूडेंट ऑफ 12th, ए हो गया, ठीक है ना। और बी गर्ल, नहीं जम रही बात। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा देखो अब तक, इसलिए मैं तुम्हारी कही बात मान रहा हूं। उसे छोड़ दे, तेरे पास भी तो किताब है, तेरे पास भी बुद्धि है, वो बाद की बात है, दे रखी कि नहीं दे रखी। तुम अपनी मतलब सूझबूझ से ये तो डिसाइड कर लो ए और बी क्या क्या है। गिवन दैट गर्ल ले लें, गिवन दैट ले लेते हैं, गर्ल सिलेक्टेड। अभी चल जाएगा पता हमने सही लिया गलत लिया, तो इसके हिसाब से हमसे a/b भी पूछ रहा होगा वो, ठीक है ना। चलिए, अब आता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये भी और ये भी, 12वीं का बच्चा और लड़की, यानी क्योंकि 12वीं के बच्चों में लड़कियां भी होंगी, यानी 12वीं की लड़की, और वो 10% दे रखी हैं। 430 की 10%, क्योंकि 430 में टोटल लड़कियां, उन 430 में 10% 12th की हैं, तो 43/1000। ऊपर क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी 12th का हो बच्चा और लड़की हो, दोनों कॉमन क्या आएगा, 12th की लड़की हो। अब 12th की लड़कियां गिननी पड़ेंगी। टोटल गर्ल्स क्वेश्चन में हमें 430 दी है पूरे स्कूल में। इन पूरे स्कूल की 430 हजार बच्चों में से 430 लड़कियां हैं। इन 430 में से 10% 12th में है, तो हो गई ना 12th की लड़कियां 43 तो आएंगी अपॉन 1000 टोटल बच्चे। अब समझ में आ गया।
इंटरसेक्शन भी समझ में आ गया। बी नीचे लड़कियां, कितनी लड़कियां हैं बताओ। अब यहां पर 12th 11th नहीं पूछा, लड़कियां, और वो 430 ही हैं टोटल। तो 430 बाई, तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम इस तरीके के आउटकम्स नहीं लिख पा रहे थे। बात समझ में आई। अगर तुम ए और बी डिसाइड नहीं कर पाए तो फिर ऑटोमेटिकली नीचे वाला काम नहीं हो पाएगा। अब गलत लेट कर लिए ए और बी, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ढूंढ नहीं पाओगे उन चीजों की, फिर क्वेश्चन को मैच करके। ठीक है, आ गया समझ में। अगला करते हैं। 11th में कौन कौन बच्चे थे यहां पर, 1 2 3। तुम्हें ध्यान है 11th की प्रोबेबिलिटी जब पढ़ी थी तो एक डाइस को 3 बार रोल करवा के 216 आउटकम बनवाए थे ना तुमसे, वो अगले क्वेश्चन के लिए बनवाए थे। वो पुट कर दिया, फिर यहाँ पर 43 हो गई 40 लड़कियां, अपॉन टोटल आउटकम्स कितने होंगे 1000। ठीक है ना, मैंने तो डायरेक्टली पुट कर दिया। आप ये सारी वैल्यूज पहले निकाल के दिखाओगे ना, ये ए और बी लिखोगे, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाल के दिखाया पहले, आप तो दिखाओगे निकाल के, फिर मामले में पुट करोगे ना। तो जब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है वो 43 है, लेकिन जब उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढोगे ए इंटरसेक्शन बी की तो अपॉन में 1000 भी आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5। तो मैंने तुमसे कहा कि तुमसे वो बनवाया गया था, एक डाइस को 3 बार रोल करा के 216 आउटकम्स। याद तो नहीं होंगे तुम्हें, लेकिन फिर भी अभी जब मैं बताऊंगा ना तो उम्मीद है कि तुम्हें ध्यान तो आ ही जाएगा। क्या पता अभी भी ध्यान आ रहा हो थोड़ा बहुत। इस क्वेश्चन के लिए था वो। अब देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुम, एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ा, साफ साफ दिख रहा है, डाई, अ पेयर ऑफ डाइस, या फिर डाइस इज रोल्ड थ्राइस, एक डाइस को 3 बार उछाला गया। तो क्या ये बात मानते हैं आप लोग कि 6 की पावर 3 216 आउटकम्स बनेंगे? सबको पता है ये बात। अब उन 216 आउटकम्स में जो बच्चे पहले यहां पर नहीं थे वो सुन लो, 216 आउटकम कैसे बनते हैं। क्या आपको वो पता है 36 आउटकम कैसे बनते हैं? जब एक डाइस को 2 बार उछालते हैं तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2, सब पता है ना ये 36। उन 36 के 36 आउटकम्स के पहले सब में 1 लगा दो, अगर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो कितने आउटकम हुए? 36 ही रहेंगे आउटकम तब भी। तो ये सारे 36 आउटकम वो हैं जो कि 1 से स्टार्ट होने वाले हैं। फिर ऐसे ही 36 आउटकम कौन से होंगे जो 2 से स्टार्ट होंगे, ऐसे 36 कौन से होंगे जो 3 से स्टार्ट होंगे। ऐसे करते करते 36 36 36 36 36 36 216 हो जाएंगे। आ गई बात समझ में कि 216 आउटकम्स किस तरह से बनने वाले हैं हमारे पास। अब इन 216 आउटकम्स में बताइए, ए और बी तो शायद क्वेश्चन में दिया हुआ इस बार हमको। एग्जाम्पल नंबर 5, ए बताइए क्या बोला उसने, 4 ऑन द थर्ड रो या थर्ड थ्रो? तो किताब तुम्हारे पास है और सही हम कर रहे हैं, 4 ऑन द थर्ड थ्रो। 4 तीसरे थ्रो में आना चाहिए, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे वैसे पूछता नहीं है, लेकिन हमारे को इसके आउटकम सारे पता होने चाहिए क्योंकि हमें ए इंटरसेक्शन बी में जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 4 ऑन द थर्ड थ्रो, अगर मैं आपसे बात करूं केवल 36 आउटकम्स की, हम 216 की बात नहीं कर सकते, हम 36 आउटकम्स की बात करें, तो 36 आउटकम्स में लास्ट वाला जो 4 है, आपको नहीं लगता 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, ये होता है लास्ट वाले में 4। अब मैं कहता हूं कि ये तो 2 2 वाला था, अब 3 3 वाले में यहां एक बार 1 आएगा पहले सब में, तो 6 आउटकम ये वाले हो गए। फिर 6 ही कौन से होंगे जिनके सब में 2 2 2 2 2 चल रहा होगा, ऐसे 3 3 3 वाले भी होंगे। तो ये कितने टोटल 36 तो यही बन जाएंगे जिनमें 4 थर्ड थ्रो में होगा। बात पता चल गई। इसने बना के भी दिखा रखे हैं वो बात जो मैंने तुम्हें इस तरीके से समझा दिया। 36 आउटकम है, तो क्या मैं एक लाइन लिख के दिखा दूं, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन ढूंढते वक्त थोड़ी जरूरत पड़ने वाली है। 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4, देखो ये होगा पहला वाला। ऐसे ही 6 बनेंगे जिनमें सबसे पहले 2 होगा, 3 4 5 6, 36 आउटकम होंगे इसके अंदर। चलिए अब मुझे बताओ बी के बारे में क्या बोला उसने। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एंड सो ऑन। हाँ, 5 6 ऑन फर्स्ट, 5 ऑन
सेकंड थ्रो। ठीक है जी। अब पहले वाले पे 6 होना चाहिए, 216 में, 216 आउटकम्स में पहले वाले पे 6 कौन से वाले में होता है, जो मैंने 36 36 36 36 36 36 बताया आपको, लास्ट वाले में 6 होगा, क्योंकि पहला वाला तो 1 से शुरू होने वाले हैं, दूसरे वाले 2 से शुरू होंगे, तीसरे वाले 3 से शुरू होंगे, तो जो लास्ट में होगा सबसे लास्ट वाला यहाँ पर वो 6 से शुरू हो रहे होंगे। उन 6 में भी जो 6 से शुरू हो रहे होंगे, पहले में 6 बोला, दूसरे में 5 बोला, तो एक ये होना चाहिए 1 वाला, एक 652 होना चाहिए, एक 653 होना चाहिए, 654 होना चाहिए, 655 होना चाहिए, 656 होना चाहिए। आपको लगता है इसके अलावा कुछ ऑप्शन है? पहले पे 6, दूसरे पे 5 से बनने वाले इन 6 ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी। क्या ए और बी हमें पूरा पूरा मिल चुके? इसमें 36 आउटकम्स हैं, इसमें 6 आउटकम्स हैं। अब अगर मैं आपसे सीधे प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने की बात करूं, तो ऊपर आएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इन्हें मत देखो, इन्हें मत देखो, इनसे सोचो। लास्ट वाले में 4, पहले वाले में 6, दूसरे में 5, पहले में 6, दूसरे में 5 और तीसरे में 4। केवल एक ही तो केस है, देखो जो दोनों में कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी 1 बाई इंटरसेक्शन बी की। आई बात समझ में? इन दोनों को मैंने पढ़ा, इन दोनों को आउटकम्स ढूंढना तो बहुत मेहनत का काम है। इन दोनों को मिक्स करा, लास्ट वाले पे 4, पहले पे 6, दूसरे पे 5, तो 6 5 4 ये ऑप्शन कॉमन होगा बस, और वो एक ही था बस। ठीक है। अच्छा, नीचे क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हो चुका, और वो बी तो हमें दिख रहे हैं 6 केवल ये, तो 6 बाई, यानी आंसर विल बी ओनली 1/6। आसान है। अगर आपको ये बनाने आ गए, ये समझ गए कि 2 सेल आउटकम कैसे बनेंगे, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है फिर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। इस वाले को मिटा दूं ना? चलिए अगला पढ़ते हैं। ये तो सिलेबस पूरा हो गया मतलब है। अच्छा, वो छोड़ रखे हैं बीच में, वेक्टर 3D छोड़ रखा ना। तो अब आया एग्जाम्पल नंबर 6 की बारी। क्या है एग्जाम्पल नंबर 6? वो तो नहीं है एक डाइस को 3 बार उछाला हुआ, वो एक कॉइन को, डाइस वाला ही है। सोचो, एक डाइस को 2 बार उछाला है तो आउटकम नहीं, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस 36 से आएगा फिर तो, जब 2 बार उछाला गया तो सैंपल स्पेस में यहाँ पे 36 आउटकम आएंगे, बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आप बताइए सोच के, वो ए क्या पूछा है उसने और बी क्या है? नंबर 4 होना चाहिए, सम 4 होना चाहिए। अभी तुम सम की बात कर रहे थे। नंबर 4 एटलीस्ट एक बार आना चाहिए। ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वाली बात है, ए। तो 4 अपीयर वंस, या एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस। ठीक है। और गिवन दैट सम 6 होना चाहिए, सम इज इक्वल टू 6। बस शुरू करें फिर। अब देखो, ए में उसने बोला 4 एटलीस्ट वंस आना चाहिए, 4 कम से कम एक बार आना चाहिए। अब कम से कम एक बारी में ये वाली लाइन पूरी आएगी ना। देखो 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4। अगर ध्यान से देखो तो जो 36 आउटकम होते हैं ना ऐसे वाले, उसमें एक लाइन ऐसे वाली आती है पूरी, और एक लाइन ऐसे वाली आती है एटलीस्ट में। तो 6 ये और 6 ये 12 होते हैं, लेकिन उन 12 में से 4 4 जो होता है ना 2 बार आ चुका होता है, इसलिए कुल मिला के 11 ऑप्शन होते हैं ये वाले। अगर डाउट है इस बात पे तो 36 आउटकम बनाना, और फिर तुम देखना एक लाइन ऐसे आएगी तुम्हारी पूरी, डब्बा डालना ऐसा वाला, एक लाइन ऐसे आएगी डब्बा डालना। उन 6 और 6 12 में जो 4 4 होगा ना कॉमन होगा, यानी 2 बार आ जाएगा वो, इसलिए एक बार हटाना पड़ेगा उसे। तो 11 आउटकम्स आएंगे इसके अंदर हमारे। ओके, 1 4 2 4 3 4 ऐसे वाले, जिनमें लास्ट में 4 होगा, और 4 1 4 2 4 3 वो सब होंगे जिनमें पहले 4 हो, जिनमें बाद में 4 हो, और जिसमें दोनों जगह 4 हो। तो मैं कह सकता हूं कि n ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू 11। ठीक है। बी, सम 6 आना चाहिए। क्या आपको पता है? प्रोबेबिलिटी ठीक से करिए अगर तो। सम कैसे ढूंढते हैं? सम, जब एक पेयर को, डाइस को उछाला जाता है पूरे पेयर को, तो सम वाले क्वेश्चंस कैसे करे जाते थे? ढूंढते कैसे हैं? 36 आउटकम्स में सम 6 ढूंढते कैसे हैं? रहने दे बस। 36 आउटकम्स में एक पूरा डायगोनल आता है, डायगोनल ऐसे करके सम वाले क्वेश्चंस में ढूंढते रहोगे क्या? सम 1 और 5 से आएगा, 2 और 4 से आएगा, हाँ 3 और 3 से आएगा,
ढूंढते रहेंगे ऐसे ही 36 आउटकम्स में। ये 10th क्लास के क्वेश्चन में 10th क्लास वाले बच्चों को सिखाई जाती है बात ये वाली क्योंकि 10th में सम वाले क्वेश्चन होते हैं। जब भी वो सम की बात करता है और केवल एक सम बोलता है, सम 5 आ जाए, सम 6 आ जाए, सम 7 आ जाए, तो जो भी हमारे आउटकम बने होते हैं ना उसमें एक पूरी लाइन आ जाती है सम वाली वो। और अगर वो बोल दे सम 6 से कम आ जाए, ये क्वेश्चन भी थे, सम 10 से कम आ जाए, तो अपर ट्रायंगुलर, ये जो पूरी एक मैट्रिक्स टाइप की बन रखी होती है, पूरे एक ट्रायंगल बन जाता है अपर सम इससे कम वाले में। जब वो बोलता है सम इससे ज्यादा आना चाहिए तो एक लोअर ट्रायंगल बनता है, लोअर ट्रायंगल ऐसे करके, क्योंकि सारी वैल्यू आ जाती है सम ज्यादा वालों में। और नहीं तो वो तरीका तो बेस्ट है 1 5 2 4 3 3। कितने आएंगे फिर इसमें? सम 6 आने के लिए कितने केस आएंगे? 6 आ जाएंगे क्या? मुझे तो लगता। चलो फिर बताओ जरा, अगर अभी चल जाएगा पता, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें और इसमें कॉमन 1 4 नहीं 2 4 वाला होगा और 4 2 वाला होगा, तो 2 बाई अपॉन बी कितने बोले तुमने? 5 5, तो 5 बाई, यानी चेक कर लो, अगर 2 बाई 5 है तो यानी ये सही है तुम्हारा, है यानी तुम सही हो, शाबाश। चलो 7 पढ़े? तुमने तो बताया अभी तब भी 1 मिनट। सीएस या आईपी किस किसके पास है? उसमें तुमने वो पढ़ा ट्री डायग्राम? इससे ज्यादा नहीं पता, ट्री डायग्राम पता है बस, ब्रांचेस बनती रहती है। ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा अगला, शायद देखो कहाँ है। नहीं, बच्चों ने बताया मुझे कि सर ये तो हमने सीएस में पढ़ा हुआ, मैं तो फिजिकल वाला था। खेलना कूदना पहले से पसंद था और थोड़े हेल्थ कॉन्शियस पहले से थे हम। उसी वही नंबर है ना शायद, देखो अब दिख रहा होगा बना हुआ तुम्हें ट्री डायग्राम, देखो। इस एक्सरसाइज में बस यही है लास्ट टाइप का क्वेश्चन, इसके बाद सीधे एग्जांपल चालू, एक्सरसाइज चालू हो जाएगी और उसमें भी वही सारे क्वेश्चन आएंगे जो हमने अभी किए हैं ये वाले। ठीक है, तो अभी टाइम है ना? ठीक है, पढ़िए एक बार सब लोग, पढ़ लो क्वेश्चन को पहले। एग्जाम्पल नंबर क्या है ये? 7। हाँ जी बताइए। सबसे पहले एक कॉइन टॉस किया, क्या करा? एक कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस करने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बताओ हेड आया तो क्या करा? दोबारा एक कॉइन टॉस किया तो फिर से हेड आएगा या टेल आएगा, और टेल आने पे क्या करा? एक, एक है ना, 1 2 3 4 5 6, ये तो था ट्री डायग्राम, ऐसे तो होता है। ठीक है, तो अब आपको सोच के बताइए ए क्या बोला गया है और बी क्या बोला गया है। नंबर ऑन डाइस ग्रेटर देन 4, नंबर ऑन डाइस ग्रेटर देन 4, और बी पे चलिए जी, अब देखते हैं कि इस ट्री डायग्राम वालों के सैंपल स्पेस कैसा बनता है। वैसे तो हमने किया हुआ है 11th क्लास में, मुझे ध्यान आ गया 11th क्लास में इसकी सैंपल स्पेस की एक्सरसाइज थी पूरी एक, सबको आ गया होगा याद ना? हाँ ठीक है, तो बोलिए पहला क्या बनेगा? एच एच, फिर एच टी, फिर T1, छूट तो नहीं गया? 1 2 3 4 5 6, ये होता था सैंपल स्पेस। 11th क्लास में ये सिखा दिया गया था हमें। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है वो 12th में है। ठीक है, ढूंढिए चलिए। नंबर ऑन डाइस ग्रेटर देन 4, तो ये नहीं, ये दोनों है ना, तो ए में आ रहा है केवल, कितनी जगह आके देखना वीडियो में आ जाएगी दोनों ये, T5 और T6। ठीक है, और बी एटलीस्ट 1 टेल, ये और ये सारे आ जाएंगे, बल्कि बस ये नहीं आएगा एच एच वाला। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब कम से कम 1 टेल, तो इसमें भी है, इसमें सब में ही है यानी। और इसकी तो प्रोबेबिलिटी जो अभी नहीं मिलेगी प्रोबेबिलिटी, चलो नहीं नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं निकलती ऐसे ना, रुक जाओ। टी एच टी, T1 T2 T3 और T6 तक। ठीक है जी, इन सब की प्रोबेबिलिटी यहां से देखते हैं, बल्कि यहां से देखते हैं। आओ देखो इस ट्री डायग्राम में प्रोबेबिलिटी कैसे मिलती है। इस हेड की अपने आप में प्रोबेबिलिटी 1/2 होती थी, इस टेल की भी अपने आप में होती है 1/2। अब इस हेड के आगे वाले की देखो,
इस हेड की अपने आप में प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, लेकिन क्योंकि ये 1/2 इसकी वजह से है, तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी इंटू होती है, यानी इस हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4। ऐसे इस टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/4, लेकिन इस 1 की प्रोबेबिलिटी अपने आप में 1/6 होती है, और उसमें इस 1/2 को मल्टीप्लाई करा जाए 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, सबकी 1/12 होगी, यहां पर सबके होगी 1/12। तो इस एच एच की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी तुम्हारे साथ, एच एच की वो रही एच एच यानी 1/4। इस पूरे की 1/4 है, इस वाले की मत बोल देना, केवल इसकी एच की प्रोबेबिलिटी इसकी वजह से निकली है, वो लिख के दिखाई है मैंने 1/4, 1/4, 1/4, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12। अब करें सारी वैल्यूज पुट वहां पर, बताओ फॉर्मूले के हिसाब से प्रोबेबिलिटी A/B में ऊपर क्या आता, ए इंटरसेक्शन बी। देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये T5 T6 दोनों होंगे ना। अब T5 की अपने आप में प्रोबेबिलिटी 1/12 है, तो ये रही T5 की और ये रही T6 की, क्योंकि या तो T5 आएगा या T6 आएगा, और या वाले केस में प्लस आता है। यानी अगर ध्यान से देखो तो दो ऑप्शन है, दोनों की 1/12 1/12, तो 2/12 हो जाएगी, वो 3 होते 3/12 हो जाती, 4 होते 4/12 हो जाती। ठीक है, अपॉन में क्या आता है, बी की प्रोबेबिलिटी यानी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसकी तो क्या है 1/4, और ये सबकी कितनी रहेगी 1/12 6 बार, यानी अब सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा आंसर, 2/9। बड़ा अजीब सा है, चेक करो आंसर, देख लिया, चलो ठीक है, लेकिन अजीब सा हो तो क्या क्या करना है हमें, ठीक तो है ही। ठीक है भाई, आई बात समझ में ये। जब आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे, सुन रहे हो, जब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करोगे, उसमें भी ट्री डायग्राम वाले दो क्वेश्चन हैं लगातार, लेकिन लगातार उन दो क्वेश्चंस में, सुन लो कौन सा है ये नहीं बताऊंगा पहले मैं, किसी एक क्वेश्चन में दो हैं, किसी एक क्वेश्चन में इसकी वैल्यू ये वाली 0 है। कौन सी होती है ऊपर, इंटरसेक्शन वाली, मतलब डिसजॉइंट इवेंट है कोई एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है लगातार वो ट्री डायग्राम के, उन दोनों में से किसी एक में ए इंटरसेक्शन भी 0 आएगा, तो घबराना मत, चिंता मत करना, ध्यान आ जाएगी तुम्हें मेरी बात, फिर 0 आएगा आंसर फिर उसका पूरा, किसी एक क्वेश्चन का, कौन से का वो अपने आप डिसाइड करना पढ़ के। ठीक है जी, एक्सरसाइज पे आ जाए, पढ़ लो शुरू के क्वेश्चन लगातार, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। क्यों है सिंपल सिंपल, क्योंकि ए और बी की वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली सब में। पढ़ के बताओ कहां तक के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं, जिसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं आ रहा और तुम बिना रुकावट के कर लोगे वो सारे। नहीं डिसाइड कर पा रहे क्या, पहला सिंपल, दूसरा सिंपल, तीसरा सिंपल, चौथा सिंपल, पांचवा भी सिंपल, छठा, हाँ छठे वाले हैं जिनमें ना आपको ई और एफ जो दे रखे हैं वो लैंग्वेज में है, पहले उनके इवेंट्स बनाने हैं। क्या आपका लगता है इनमें से कोई मैं दिखाऊं करके छठे का, बताओ हो जाएगा। सातवां देखो, दो कॉइन टॉस करे गए, ई दे दिया एफ दे दिया। आठवां देखो, एक डाई को 3 बार फेंका, यानी 216 आउटकम्स वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। सबसे पहले किया ही था हमने, उसका तरीका बता दिया मैंने तुम्हें, तो पूरी कोशिश करेंगे करने की इसे हम, ठीक है ना। 10th नहीं 9th, हाँ ये करते हैं चलो 9th। अच्छा है ये एक्सरसाइज, फादर मदर एंड सन, ये 3 जने इकट्ठे हुए फोटो खिंचवाने के लिए। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर कोई 3 जने फोटो खिंचवाने जाएं तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम आएंगे। हाँ गिन लो ऐसे, पापा इधर मम्मा इधर, या मम्मी इधर पापा इधर, बेटा इधर पापा इधर, गिन लो तो कितने हुए, कितने 27, 6, 27, 27, वही क्या 27, 9, 9 पे आ गया वो 27 से, हैं 27, 27 बनाओ। मैं कहता हूं, सुन लो, तुम तीनों खड़ी हो एक साथ, बनाओ कितने तरीके से खड़े हो सकती है फोटो खिंचवाने के लिए, लिखो तुम तीनों, प्रणव, दक्ष और शगुन, तुम तीनों बनाओ, तुम तीनों तीनों आपस में किस तरीके से फोटो खड़ा खिंचवा सकते हो, और तुम दोनों और एक रिया को, उसे जोड़ लो, रिया को नाम लिखना पड़ता है ना, के लिख लेना किरण, और नम्रता का एन, या 1 2 3 लिखोगे,
आप भी जोई जी किसी को जोड़ लो अपने साथ, 1 2 3 लिख के अपने आप कर। ओए मैडम, तीनों करना है। पहले पे फर्स्ट को खड़ा करो, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर शफल करो, एक को यहाँ, दूसरे को वहां, तीसरे को वहां। कितने तरीके बन रहे हैं? छह से आगे नहीं जा पा रहे क्या? मैम तो आगे नहीं जा पा रही छह के, या फिर पांच के, चार के, किसके आगे? छह के आगे नहीं जा पा रही, क्योंकि छह के आगे बनेंगे ही नहीं, छह ही बनेंगे बस। 27 और 9 की कहां बात कर रहे हैं? 1 2 3 में रिपीटेशन थोड़ी हो सकता है। क्या मैं बना के दिखाऊं तुम्हें? बन गए तुम्हारे 6 ऑप्शन। दो में 1 पहले खड़ा होगा, दो में 2 पहले खड़ा होगा, दो में 3 पहले खड़ा होगा। इस तरीके से 6 केस बनेंगे बस सैंपल स्पेस में। ठीक है, अब उन सैंपल स्पेस के हिसाब से बना तो रखे तुमने सैंपल स्पेस। ए और बी आउटकम देख रखे हैं, देखो। ए क्या बोला हमको? सन ऑन वन एंड। अब देखो अपने आउटकम्स में सन किसी एक कोने में कितनी जगह पर है? चार। चार जगह होगा, इधर और उधर दोनों तरफ। मैंने बोला कि हर कोई पहली प्लेस पे 2 बार आएगा, इसी तरीके से हर कोई आखिरी प्लेस पे भी 2 बार आएगा ही आएगा। और वन एंड का मतलब इधर और इधर दोनों तरफ होता है, तो 4 आउटकम होंगे इसमें। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4। अब बताओ बी क्या दिया? कैसे बोला मैडम आपने ये? 6। फादर हमेशा बीच में रहेंगे क्या? हर कोई, हर कोई हर प्लेस पे दो दो बार ही आ रहा है, ध्यान से देख लो। 2। तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, A/B, उप नहीं, बताओ भाई, ए और बी में कॉमन, बेटा एक कोने में हो और पिताजी बीच में हो, ऐसे कितने केस हैं? दो ही हैं। तो 2/6 होना चाहिए ना, अपॉन में बी की प्रोबेबिलिटी, यानी क्या मतलब है वन आने का? वन आने का क्या मतलब है? ये तो पक्की बात है। कौन सी बात पक्की है? पढ़ लो क्वेश्चन को। जब जब बेटा एक कोने में हो, पापा बीच में होंगे, और ये श्योर इवेंट है। वन का मतलब होना तय है ये बात कि पापा बीच में हो, ये पहले ही हो चुका ना, पापा बीच में होंगे, तो बेटे के किसी एक कोने में होने की प्रोबेबिलिटी पक्की है। क्यों? क्योंकि जब पापा बीच में होंगे तो इधर का कोना बचा या इधर का कोना बचा, दो ही लोग तो बचे हुए। या तो इधर मम्मी होंगी तो बेटा इस कोने में आ गया, इधर मम्मी हो गई तो बेटा इस कोने में आ गया, तो बेटा एक कोने में तो है ही है, इसलिए वन, इसलिए श्योर इवेंट है ये। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके आउटकम अगली बार जब बनाओगे तो ऐसे बनाना, सन फादर मदर, सन दो सन से हो गए ना, मदर फादर। आउटकम ढूंढने में आसानी हो जाएगी। अब दो एस से, दो एफ से और दो एम से आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, ये था 9th क्वेश्चन। 10th देखो पढ़ के, अभी करे हमने ऐसे क्वेश्चन, सब कुछ दे रखा है। सम वाला क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था हमने, हो जाएगा 10th। 11th पढ़ो। जो 11th का थर्ड पार्ट है उसमें आपको ई यूनियन एफ लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ स्लैश जी। तो ई यूनियन एफ का फॉर्मूला खोल देंगे। पहले क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी चल ही रहा होगा ये, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन जी चल ही रहा होगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी चल ही रहा होगा। इस तरीके से सारी वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा 11th भी। ठीक है, 12th देखिए, ये तो थोड़ी देर पहले किया ही था, एक फैमिली में 2 बच्चे वाला। ठीक है, 13 कह रहे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा तो है नो डाउट। पढ़ लो जल्दी से पढ़ लो, जितना बड़ा दिख रहा है ना उतना जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, देखना अभी। 13 है ना नंबर, पढ़ के बताओ कि ए जो पूछा है वो क्या है और जो बी हो चुका वो क्या है। ए जो है इजी क्वेश्चन है, तो बी क्या है? एमसीक्यू। ओके, वैल्यू ढूंढनी शुरू करें। जब देख बताओगे इजी क्वेश्चन है कितने? हाँ, अगर मैं इनकी काउंटिंग पूछूं तो 800। 800 क्वेश्चन है इजी। अब बात करें एमसीक्यू की, केवल एमसीक्यू पूछ रहा हूं, इजी डिफिकल्ट नहीं, टोटल एमसीक्यू 900। एन लिखा है ना नंबर।
अब अगर मैं आपसे पूछूं ए इंटरसेक्शन भी बताओ, इजी भी हो क्वेश्चन और एमसीक्यू भी हो, ये मतलब हुआ ना, इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो। सारी वैल्यू मिल चुकी, प्रोबेबिलिटी में पुट कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी बताओ, पहले क्या आएगा 500 बाई, देखो 2400 है क्या, 1400 है, 1400 है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हो गई, अपॉन में बी की प्रोबेबिलिटी, बी कितने थे 900, यानी तो ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है आपको उतना ही आसान है, कोई समस्या तो नहीं है किसी को। ये तो 13, अब बचे दो क्वेश्चन 14 15, ये दोनों क्वेश्चन है ट्री डायग्राम वाले, पढ़ के देख लो, पहले ये फेंका, ये आया तो ये कर दिया, वो आया तो वो कर दिया, हाँ है ना, दोनों ट्री डायग्राम के हैं, और फिर बाद में एक दो एमसीक्यू हैं, कितने हैं, दो। तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज अब आपको इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो सारे कर लिए हमने सबने शायद सर ना, हाँ, तो आपको पूरी एक्सरसाइज अब करके लानी है। बच गया ना टाइम अभी भी, 5 मिनट पहले ही, मेरी घड़ी के हिसाब से 5 मिनट पहले खत्म कर दिया हमने क्लास, सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, एग्जाम्पल भी, और उम्मीद करूंगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हार्ड नहीं लगी होगी, आसानी है, ठीक है ना। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जितने हो सके कर लेना, जो नहीं हो पाएगा तो ग्रुप में लिख के भेज देना, किसी ना किसी बच्चे ने कर लिया होगा वो भेज देगा सॉल्यूशन। ओके, बंद कर दें।